हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू ग्रेविटेशन चैप्टर। मैं ट्राई करूंगा कि जो हमने कंप्लीट वर्क ग्रेविटेशन में किया है वो हम इस वीडियो के अंदर कर पाए। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ग्रेविटेशन होता ही क्या है, व्हाट इज ग्रेविटेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। बच्चों, यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है बच्चों? यह एक फोर्स है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। किसी भी टू बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये फोर्स अराइज होता है ड्यू टू मासेस ऑफ द बॉडीज। मींस जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका फोर्स उतना ज्यादा होगा। अब आता है इस फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। 6 प्रॉपर्टीज मैंने लिख रखी है, इनमें से कोई भी आप 3 और 4 प्रॉपर्टीज लर्न कर सकते हो और समझनी सारी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। जैसे हम देखते हैं तो मैग्नेट्स आपस में रिपेल कर सकती हैं, लेकिन ये फोर्स जो होता है ये कभी भी रिपेल नहीं करता, ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है। अगर एक मैग्नेट में देखें, एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट फोर्स जो है वो अर्थ के फोर्स से ज्यादा होता है। तो टोटल 4 नेचुरल फोर्स होते हैं, उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। नेक्स्ट है इसकी जो रेंज होती है वो इंफिनिटी होती है। हम देख रहे हैं बच्चों की सन से लेके अर्थ के बीच में अट्रैक्शन है, अर्थ और मून में अट्रैक्शन होती है। तो ये जो फोर्स है इसकी जो रेंज होती है ये इंफिनिटी होती है। नेक्स्ट बच्चों, ये एक सेंट्रल फोर्स है। मींस हर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को सेंटर से अट्रैक्ट करती हैं। कभी आपने देखा कि इस तरह से हमने किसी बॉडी को अर्थ पे घेरा हो और साइड में जाके गिरी हो, हम देखते हो बिल्कुल नीचे की तरफ से गिरती है। तो हर अर्थ जो है वो हर बॉडी को कहां अट्रैक्ट करती है? सेंटर पे। तो ऐसे हर टू बॉडीज में जो फोर्स होता है वो कहां पे होता है? ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल फोर्स है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हायर क्लासेस में आएगा ये पॉइंट, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये एक एक्सचेंज फोर्स है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये एक पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से होता होगा। उन पार्टिकल का नाम पहले से रख दिया गया है ग्रेविटॉन्स। एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। हम मानते हैं कि कोई भी टू बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो एक पार्टिकल का एक्सचेंज करती है, जिसको हम ग्रेविटॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल। बच्चों, जब तुमने देखा होगा कि जब तुम बचपन में छोटे थे तो हम सीरियल वगैरह में देखते थे, ऐसे बहुत सारे मैट होते थे, कालीन होते हैं जिनके ऊपर चढ़ के हम उड़ सकते हैं। लेकिन बच्चों, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हम ग्रेविटेशन फील्ड को शील्ड कर दें? नो सर, नो। ग्रेविटेशन फील्ड को शील्ड नहीं किया जा सकता बच्चों। शील्ड करने का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं कह दूं कि मैंने ऐसी एक शीट बना दी और इस शीट के ऊपर मैंने कोई एक सामान रखा और वो सामान जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा ग्रेविटी से, ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है किसी और फील्ड को हम शील्ड कर पाए? आफरीन बताएगी। नहीं सर। एनीवन एल्स? कोई ऐसा फील्ड हो जिसको हम शील्ड कर पाए? कोई ऐसा फील्ड हो जिसको हम शील्ड कर पाए? फर्स्ट टेल योर नेम। वंदना। वंदना, कौन से फील्ड को हम शील्ड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्ट आंसर बच्चों। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको शील्ड किया जा सकता है। हम कैसे शील्ड कर सकते हैं? जैसे मान के चलो बच्चों कि हम क्या करें, माइक्रोवेव ओवन होता है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर अगर हम स्टील वगैरह के कंटेनर रखते हैं ना, मेटल के कंटेनर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको क्रॉस नहीं कर सकता। और तो और आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरह से एक मेटल का केज होता है, वो कहते हैं ना अगर मान लो थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है ऊपर से, तो आपको क्या करना है? गाड़ी में बैठे रहना है, क्योंकि जो गाड़ी में बिजली गिरती है वो बाहर के बाहर रहती है, अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड कर सकते हैं। तो लाइक दिस हम ग्रेविटेशन फील्ड को शील्ड नहीं कर सकते, उसका अपोजिट है ये। क्लियर है बच्चों यहां तक? गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट आता है, अगर देखो बच्चों ग्रेविटेशन फोर्स हो तो किसी भी टू बॉडीज में होता है। जनरली ग्रेविटी हो ना तो वो अर्थ और किसी और बॉडी में अट्रैक्शन होता है। मतलब ग्रेविटी में हम किसी एक बॉडी पे कंसर्न करते हैं। जैसे मून पे जाएंगे तो मून की ग्रेविटी बोलेंगे। तो कोई भी टू बॉडीज में फोर्स आए तो ग्रेविटेशन नाम देना है। अगर अर्थ या किसी प्लेनेट की अट्रैक्शन किसी बॉडी के साथ हो उसको ग्रेविटी नाम देना है। नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं ये बात पूछना चाहूंगा आपसे, आप मुझे बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर नेम। अभिजीत। अभिजीत, आपको यह बताना है कि जब हम किसी बॉडी को
फ्री फॉल कराते हैं, मतलब ऐसे हवा में छोड़ देंगे, क्या उसको कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा? हाँ। थोड़ा लाउड बोलना है। यस सर। अच्छा, कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको आप बताओगे? अर्थ। अर्थ अट्रैक्ट कर रही होगी। दैट मीन्स बच्चों हम कह सकते हैं कि है ना, जब भी किसी बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो जहां जहां भी अट्रैक्शन होगी वहां वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के सरफेस पे इस जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, हम अभी प्रूव भी करेंगे। सन मून के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो होती है अर्थ के कंपैरिजन में उसका 6 पार्ट, और सन के ऊपर जाके देखते हैं तो सन पे जो वैल्यू होती है जी की वो 27 टाइम होती है जी एट अर्थ। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अच्छे से कर लेंगे। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जी की वैल्यू याद रखना है, और ये कि अर्थ के सेंटर पे जी कितना होता है। तो अर्थ के सेंटर के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 0। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों, अब हम कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 1687 के अंदर न्यूटन ने अपने को एक लॉ दिया जो हम आज तक उसको पढ़ रहे हैं, और कहते भी हैं कि अगर न्यूटन ने अगर ये लॉ ना दिया तो फिजिक्स ही ना बनती, हमें आज ये क्लास नहीं लगानी पड़ती और गेम पीरियड होता आपका। लेकिन अभी क्या कि न्यूटन ने एक लॉ दे दिया, वो उसको हम पढ़ना है। एक्चुअली ये लॉ बताता है कि किसी भी टू बॉडीज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हम देखते हैं कि क्या है, जैसे जैसे बॉडीज का मास इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बॉडीज का मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे भारती बताएगी फोर्स जो है टू बॉडीज में इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। फोर्स इंक्रीज होगा, वेरी गुड। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा बच्चों। जैसा क्यों होगा? जैसे हम घर में देखते हैं, एग्जांपल देखें कि हमारे पास 2 मैग्नेट्स हैं। अगर मैग्नेट्स छोटी छोटी हैं तो कम अट्रैक्ट कर रही हैं, और यही बड़ी बड़ी मैग्नेट है तो आपस में क्या करेंगी? ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। अगर मैग्नेट्स को पास पास रख रखा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, दूर ले जाते हैं तो कम। तो डिस्टेंस बढ़ने से तो फोर्स डिक्रीज होता है और मासेस बढ़ने से फोर्स इंक्रीज होता है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, और इक्वेशन सेकंड से क्या है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। जब हम कभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को याद रखना, इसकी वैल्यू 1 मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछी जाती है। तो इस जो कांस्टेंट को हम बोलते हैं वो बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन मुझे बताएगा कि इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? इस ग्रेविटेशनल को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? आफरीन विल टेल। सर ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है। वेरी गुड। जब भी कोई चीज टाइम, स्टेट, स्पेस, जगह के साथ कभी भी चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ये जो बड़ा जी है ना, देखो मेरा नाम भी गौरव सर जी से स्टार्ट होता है, ये आपका दोस्त रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। स्मॉल जी बारी बारी चेंज होगा, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसकी जी की वैल्यू याद रखनी है। मीनाक्षी क्या होती है इस जी की वैल्यू? बिना देखे आपको बताना है। 6.67 इंटू 10 की पावर -11। -11, वेरी गुड। अब हम इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं बच्चों। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनिट बनी कैसे, इसको डिराइव करते हैं ना। देखो F इज इक्वल टू क्या है? G m1 m2 बाय r स्क्वायर। सभी बच्चे यहां ध्यान रखेंगे, अगर G फाइंड करना होगा तो ये r स्क्वायर कहां चला जाएगा? ऊपर को, यहां पर ये दिस साइड, एंड m1 m2 विल गो टू दिस साइड, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो G क्या बन गया हमारे पास? F इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि r स्क्वायर ऊपर गया, m1 m2 को डिवाइड मिला है, साइड चेंज कर दिया हमने। तो हमें फोर्स की यूनिट बता रही है आरुषि। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। थोड़ा सा लाउड बोलोगे ना तो ही आएगा इसमें। न्यूटन इज करेक्ट। डिस्टेंस की यूनिट दिव्या बता रही है। दिव्या, डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। ऐसी यूनिट तो आज तक तो सुनी नहीं हमने कहीं। कौन बताएगा? और वेरी गुड। फर्स्ट टेल योर नेम। मीटर। तानिया। तान्या बता रही है। तान्या, क्या यूनिट होती है डिस्टेंस? मीटर। मीटर इज करेक्ट। नेक्स्ट हमें बताना है मास की क्या यूनिट होती है? मास की क्या यूनिट होती है? कौन बताएगा? मास की यूनिट देवांश बताएगा। देवांश, क्या मास की यूनिट क्या होती है? पता नहीं, मास की यूनिट नहीं पता बच्चों? केजी। केजी इज करेक्ट।
तो हम क्या देख रहे हैं कि मास की यूनिट होती है केजी, तो हमारे पास केजी का स्क्वायर अपने को करना पड़ेगा क्योंकि नीचे दो बार केजी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे देख रहे हैं केजी की पावर 2 है, ये पावर ऊपर चली जाती है तो यूनिट क्या बन जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या बन जाती है यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट को याद रखना है। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। एक बार हम इस लॉ को डिक्टेट करते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। तो बच्चों ये लॉ अपने को क्या कहता है, वो कौन इसको डिक्टेट करेगा, दिव्या विल डिक्टेट। दिव्या लॉ पढ़ना आपको ये वाला। This law states that every body in the universe attracts every another body by a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. वेरी गुड। आपने ये बताया कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासिस के, मतलब उनकी मासिस की प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के। जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है और मासिस की प्रोडक्ट करनी है। उसके बाद तो बहुत इजी है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा। यहाँ पे आप समझ सकते हो, मास इंक्रीज होगा तो फोर्स विल इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स विल डिक्रीज। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 10 स्टार टॉपिक है बच्चों, जो कि 1687 में बुक भी लिखी गई थी, प्रिंसिपिया न्यूटन ने, उसमें भी ये लॉ लिखा था। अब हमारे पास आता है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, एक्सप्रेशन या फिर रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने क्या समझा कि ये जो अर्थ है या कोई भी बॉडी, उसका मास हम कैपिटल एम ले लें, लेट रेडियस है आर और सेकंड बॉडी उसका मास है स्मॉल है। कोई भी टू बॉडीज में जो न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन टू बॉडीज वो क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था। हु विल टेल, आफरीन? 9.8. नहीं, वैल्यू नहीं बतानी, फॉर्मूला बताना क्या था। न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला क्या था? G into M1 into M2 divided by R square. वेरी गुड, G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या समझ रहे हैं कि अपने को एक तो है ना G की नीड रहती है, M1 मतलब फर्स्ट बॉडी का मास, जो कि हमने कैपिटल M लिया है, यहां पर क्लियर है, क्लियर है सबको? M1 की जगह कैपिटल M और M2 की जगह हमने क्या लिया है, स्मॉल m। तो G M1 M2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मींस R स्क्वायर। अगर मैं यही देखूं बच्चों, हमने एक चीज पढ़ रखी है कि फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन भी है, न्यूटन के सेकंड लॉ से था। लेकिन जब ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है ना, इस ए को हम जी लिख देते हैं, ए को क्या लिख देते हैं, जी। तो जिससे हमारे से ये आ जाएगा कि ए की जगह जी आ जाएगा तो एम जी बन जाएगा। तो हम लिख देंगे बाय सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी। इक्वेशन फर्स्ट से देख रहे हैं, वो भी फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों। इक्वेशन सेकंड से देख रहे हैं, दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर द फोर्स। क्या दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं? तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एम जी इज इक्वल टू क्या, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चों। हमने एम जी को मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया। राइट हैंड साइड पे ये क्या है, लेफ्ट या राइट? तुम्हारी साइड से, आपकी साइड से लेफ्ट ना, तो ठीक है। तो आपकी साइड से हम देखें तो लेफ्ट, तो हम देखें दोनों की राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। एम और एम दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहां से इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जो जी है ना, वो मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड नहीं करता। गैलीलियो गैलीली ने बहुत पहले ये बात बता दी थी कि एक लाइटर बॉडी है और एक हैवियर बॉडी है, दोनों में से पहले कौन सी गिरेगी, हल्की बॉडी पहले गिरेगी या भारी? तो उन्होंने कहा था कि सेम टाइम पे गिरेगी। और आज हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं कि जो स्मॉल जी है ना बच्चों, वो स्मॉल जी देखो मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये एम और एम दोनों साइड इक्वेशन में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इससे ये क्लियर हो गया, जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो अपने को अब तक में क्या लर्निंग मिली है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फर्स्ट टेल योर नेम। आरुषि। आरुषि, अब इस स्मॉल जी के फॉर्मूले से क्या सीखे हम? G is independent of mass of the falling body. रीड करके नहीं बताना, इसको थोड़ा समझाना है कि क्या समझे। स्मॉल जी इंडिपेंडेंट होता है मींस कोई एक हल्की बॉडी को और एक हैवी बॉडी को, लाइटर को और एक हैवियर बॉडी को अगर हम गिराएंगे तो पहले कौन से वाली गिरेगी, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगी, जी डिपेंड ही नहीं करता। फिर बच्चों ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो हायर क्लासेज में आते हैं, लेकिन अगर आप याद करना चाहो तो इनको अभी भी याद कर सकते हो। कैपिटल जी की वैल्यू सबको याद रखनी है।
रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है। मास ऑफ अर्थ इज 5.94 इंटू 10⁻24 kg। ये सारी वैल्यूज को पुट करके ये जी आया था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको समझ आई होगी। अब मैं कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस कर रहा हूं ताकि जितना हमने लर्निंग करी है वो अपने को समझ आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बॉयज में से कौन बताएगा? बॉयज में से बताओ। सूरज से पूछ रहा हूं। सूरज, आपको ये बताना है कि अगर टू बॉडीज में अर्थ के ऊपर फोर्स F है, मून के ऊपर फोर्स कितना होगा? टू बॉडीज के अंदर F, टू बॉडीज में आपस में फोर्स F है अर्थ पे, तो मून पे वही फोर्स कितना होगा? F/6। F/6। F/6 एक आंसर आ गया है। नेक्स्ट एनीवन? अर्शित? 27F। 27F। सोहम? 2 ऑप्शन में है, देखना नींदों में आप। F F F 2 बार खाली F। ठीक है बच्चों, तुक्का मारा है। करेक्ट आंसर है F करेक्ट आंसर है, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे अभी, हो सकता है कि मतलब क्या इनकरेक्ट भी हो। दिव्या विल टेल। क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है, सॉरी। टू बॉडीज में अर्थ पे फोर्स F है तो मून पे कितना होगा? F/6. F/6। 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 आफरीन? Yes sir, F/6. F/6 है। F/6। F/6 के अलावा कोई आंसर है गर्ल्स में? गर्ल्स में कोई इसके अलावा कोई आंसर हो? सिंगल गर्ल हैज रेज्ड द हैंड। आकृति विल टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। Sir, F. F is the correct answer. Please clap for Akriti and Tom. F is correct guys. F क्यों करेक्ट है? F why F is correct वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो बच्चों, ये यूं नहीं कह रहे कि अगर अर्थ किसी चीज को F से अट्रैक्ट कर रही है तो मून कितने से करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, मून तो F/6 से करेगा। ये कह रहे हैं कि टू बॉडीज हैं, दोनों में फोर्स अर्थ पे F है। जब आप मून पे रह जाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है बॉडीज का? फोर्स का Gm1m2/r²। ना तो G चेंज हो रहा, ना M1 चेंज हो रहा, ना M2 चेंज हो रहा, ना डिस्टेंस चेंज हो रहा, तो मून पे भी तो वही फोर्स रहेगा। वो क्वेश्चन अगर यूं होता ना कि किसी बॉडी को अर्थ अगर F से अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि मून छोटा है तो वो F/6 से करता, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम टू बॉडीज को हम अर्थ पे रखें, मास पे रखें, मून पे रखें, यही फोर्स रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों, न्यूटन्स लॉ को ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों वही बात की है, एप्लीकेबल होता है एनी टाइम एट एनी प्लेस, हर जगह हर टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल है, इसलिए इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगर ऐसा आ जाए, हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि सेंटर पे स्मॉल m मास पड़ा है, इस पे नेट फोर्स बताना है हमें कितना लगेगा। सेंटर पे हमारे पास स्मॉल m मास है, इस पे नेट फोर्स बताना कितना लगेगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। वंदना विल टेल। 0। 0। प्रिंस विल टेल। G/m/r²। Gmm/r²। Gmm/r²। मिशेल विल टेल। 0. 0। नेम? 0. Jaya. जया 0 इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर गाइस, 0 करेक्ट आंसर है। व्हाई? बिकॉज बच्चों आप देखो, 0 इज करेक्ट आंसर बिकॉज इस स्मॉल m मास को है ना, ये कैपिटल M मास अपनी ओर खींचना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, और नीचे वाला अपनी ओर, तो ये दोनों फोर्स आपस में कट हो जाएंगे। ऐसे ही ये कैपिटल M इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाला कैपिटल M यहां अट्रैक्ट करेगा, तो दीज फोर्स विल बी कैंसल आउट, तो नेट फोर्स पे बचेगा ही नहीं, इसलिए 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, अब हम एक चीज और देखते हैं। वो कह रहे हैं कि टू बॉडीज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं। वो कह रहे हैं कि टू बॉडीज हैं, अगर उनको हमने एयर में रखा हुआ है, दे आर केप्ट इन द एयर, और अगेन सेकेंड टाइम उनको सेम डिस्टेंस पे वाटर में रखा गया, तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? तो हम कहेंगे बच्चों सेम रहेगा। व्हाई? बिकॉज Gm1m2/r का स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है। चाहे तुम एयर में रखो या वाटर में, मिल्क में, कहीं रखो, ना तो जी चेंज होने वाला, ना मासिस चेंज हो रहे, ना हमने डिस्टेंस को चेंज किया, तो फोर्स क्या रहेगा? हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक है ना? अपने को ऐसा लगता है कि कोई चीज वाटर में जाके हल्की हो जाती है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। देखो कितनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स,
कि वाटर एक अपने आप में एक फोर्स लगाता है, उसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं, उसकी डेप्थ में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी क्या है, जो फोर्स एयर में होगा ना टू बॉडीज में, वही वाटर में होगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जी तो हर जगह सेम रहता है, मासिस भी वही रहेगा, डिस्टेंस भी वही, तो इनकी रेशियो 1:1 आ जाएगी। नेक्स्ट इज, वो कह रहे हैं इस जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो जी है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू एवरी टाइम एवरी प्लेस पे क्या रहती है, सेम। इसलिए जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये जनरली पूछा जाता है कि अर्थ को कंटिन्यूसली जो है ना, अर्थ मून को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो मून है वो फॉल कर जाता है अर्थ के अंदर? वो विल टेल, कौन बताएगा मून अर्थ में क्यों नहीं गिर जाता? वान्या विल टेल। सर सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ऐसा होता है बच्चों। हमने प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, फोर्स वाले में, हमने फोर्थ वाले चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है तो उसे एक इनवर्ड फोर्स चाहिए होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मून सॉरी, वो उतना ही हमें फोर्स प्रोवाइड कर सकता है जो फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह चाहिए होता है, तो इसीलिए जो बॉडी है वो फॉल नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जो मून है वो फॉल नहीं करता। नेक्स्ट भी है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इस पे डिपेंड करता है। अब जो फोर्स है वो मास पे तो डिपेंड करता ही है, फिर भी जो एक हैवियर बॉडी एक लाइटर बॉडी दोनों सेम टाइम पे गिरती है, ऐसा क्यों होता है? तो हम लिखेंगे ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नो डाउट फोर्स तो डिपेंड करता है किस किस पे, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी और डिस्टेंस स्क्वायर पे, दोनों बॉडीज के मास पे डिपेंड करता है। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जो है, वो जी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए क्या आ जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर है ना, ये स्मॉल एम पे डिपेंड ही नहीं करता, मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए चाहे लाइटर बॉडी हो या हैवियर बॉडी दोनों सेम टाइम पे गिरती हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जी के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है, वी कैन नॉट मूव आवर फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स, हम बिना यूनिवर्स को डिस्टर्ब किए फिंगर्स को मूव नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि बच्चों आप देखो, अगर मान लो कि है ना, ये हमारे पास ये हमारा हैंड है और ये हमारे पास कोई एक प्लैनेट है जिसको मून बोल देते हैं। अब आप देखो मून में और हमारी फिंगर्स में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों का मास है और दोनों बीच में क्या है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर करेंगे। तो अगर मास है दोनों के बीच में, अगर हम फिंगर को मूव करेंगे तो क्या डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा? मून और हमारे बीच में एक फोर्स है ना, अगर हम फिंगर को मूव करेंगे तो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होने से क्या हो जाएगा, फोर्स भी चेंज होगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन नॉट मूव फिंगर विदाउट डिस्टर्बिंग द यूनिवर्स। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले सेकंड पार्ट के अंदर इसको हम रीड करेंगे। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देन आफ्टर वी विल डू स्टार्ट द फ्लूइड। थैंक यू सो मच बच्चों।